हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल जय सर फिजिक्स क्लास। आज क्लास में हम चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो रिमेनिंग पार्ट है वो पढ़ते हैं। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। तो फटाफट हम इस चैप्टर को बारे में पढ़ लेते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट की गई है जिसकी डायरेक्शन आपको एरो से शो किया गया है। इसमें एक डाइपोल हमने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है एंगल थीटा पे, और इस डाइपोल पे जो चार्जेस होते हैं प्लस माइनस के, ये ए पॉइंट पे प्लस चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है Q इंटू ई। सेम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो अब इस तरह से अगर ये फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि एक टॉर्क काम करता है। ट्रांसलेशनल मोशन जो होगा इसका क्योंकि नेट फोर्स इस पर जीरो है, क्योंकि एक इस तरफ और एक इधर है, जस्ट अपोजिट है दोनों, तो नेट फोर्स क्या होगा Q इंटू ई माइनस Q इंटू ई, दैट इज़ ज़ीरो। तो यहाँ पे क्या है कि देयरफॉर फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो, सो इट डज नॉट अंडरगो एनी ट्रांसलेशनल मोशन। इसमें क्या होता है, देखिए ये जो डाइपोल है इस पर कोई भी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा, कि इस पर जो नेट फोर्स है वो जीरो है। लेकिन क्योंकि दोनों जो फोर्स हैं वो डायरेक्शन अलग है तो ये टॉर्क काम करते हैं। बट दीज टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, यहाँ पे देखिए दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं जो एक टॉर्क काम करते हैं। तो टॉर्क इस पर कितना लगता है, टॉर्क एक्टिंग ऑन एन डाइपोल दैट इज मोमेंट ऑफ कपल, इसको हम कहते हैं। ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स, यानी किसी एक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है और उन दोनों फोर्स के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे पता चलता है, किसी इस फोर्स को आप पीछे ले जा करके इसके सामने बिल्कुल लाएंगे, ये लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है AC, आपको दिख रही है यहाँ पे। तो ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स है, ये आपका टॉर्क होगा। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, दैट इज़ फोर्स की वैल्यू क्या है Q इंटू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगा 2a साइन थीटा, क्योंकि अगर ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा एंगल होगा। हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर इन दोनों का रेशियो होता है साइन थीटा, तो हमें ये मिलेगा 2a साइन थीटा। अब जो टॉर्क है Q इंटू 2a, इसको हम एक साथ लिखेंगे और E साइन थीटा को हम अलग कर देंगे यहाँ से। तो Q इंटू 2a का इसकी जो वैल्यू होती है वो डायपोल मोमेंट P होते हैं, PE साइन थीटा हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ये जो टॉर्क है इसकी, दैट इज़ अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो P क्रॉस E, क्योंकि A क्रॉस B AB साइन थीटा होता है, तो P क्रॉस C क्या होगा, P साइन थीटा। यहाँ पे ये डायग्राम में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के बीच एंगल क्या है, थीटा है। तो राइट हैंडेड स्क्रू रूल से ये जो डायरेक्शन टॉर्क की होती है ये परपेंडिकुलर होता है दोनों के, जिस प्लेन पर ये दोनों होते हैं। तो राइट हैंड स्क्रू रूल से आप टॉर्क की डायरेक्शन को निकाल सकते हैं, जिसमें टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा इस प्लेन पर जिस पर E और P है। ये डाउनवर्ड भी हो सकता है और अपवर्ड भी हो सकता है एज राइट हैंड स्क्रू रूल। कुछ स्पेशल केस भी होते हैं स्टूडेंट कि अगर मान लीजिए थीटा जीरो है, यानी कि टॉर्क तब क्या होगा, PE साइन थीटा दैट इज़ ज़ीरो। साइन जीरो जीरो था, ये जीरो होगा। अब थीटा जीरो मतलब क्या है, डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज़ इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, इस कंडीशन को कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकेंड कंडीशन होता है अगर थीटा 90 डिग्री है तो साइन 90 होता है 1। इस केस में ये मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। उसके बाद स्टूडेंट है थर्ड कंडीशन, इफ़ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है तो टॉर्क क्या होगा, P साइन 180 दैट इज आल्सो जीरो। दिस कंडीशन इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे देखिए थीटा की वैल्यू क्या है, 180 है। अब टॉर्क की जो SI यूनिट होती है वो न्यूटन मीटर है। डायमेंशन फॉर्मूला दैट विल बी इक्वल टू द वर्क डन दैट इज ml² T - 2।
इसके बाद स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है कि जैसे कोई सरफेस आप कंसीडर करते हो, सपोज करो ds एक सरफेस है स्मॉल और एक लार्ज सरफेस है s, तो इसकी डायरेक्शन को बताने के लिए एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है इसका n कैप। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, ds वेक्टर को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये एरिया वेक्टर होता है, दैट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ds एंड यूनिट वेक्टर। तो जो यूनिट वेक्टर है उसका और इसके मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट होगा वो हमें ये बताता है। इसके बाद होता है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए एरिया वेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे। द एरिया वेक्टर डिफाइंड एज द वेक्टर ऑफ प्लेन सरफेस हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द प्लेन सरफेस एंड डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सरफेस एंड डायरेक्टेड अपवर्ड। तो ये इसकी डायरेक्शन को बताता है यूनिट वेक्टर एन कैप, और ये आपका एरिया वेक्टर है। नेक्स्ट है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक गॉस थ्योरम, जो कि एग्ज़ाम में ज़रूर आती है। गॉस थ्योरम इसके अकॉर्डिंग क्या है कि देखिए गॉस थ्योरम क्या कहता है, इसका जो स्टेटमेंट है पहले वो हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए गॉस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, तो स्टूडेंट्स ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है कि अगर कोई भी हम सरफेस कंसीडर करते हैं, जैसे हमारी ds एक स्मॉल सरफेस है, तो इसकी डायरेक्शन के लिए हम एक यूनिट वेक्टर यूज करते हैं n कैप। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, ds वेक्टर को हम एरिया वेक्टर कहते हैं जो कि मैग्नीट्यूड में इसी के बराबर होता है और उसको जो प्रोडक्ट करते हैं n कैप के साथ, तो ये आपका एरिया वेक्टर होगा। द एरिया वेक्टर इज डिफाइंड एज द वेक्टर ऑफ ए प्लेन सरफेस हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द प्लेन सरफेस, मतलब जो एरिया प्लेन सरफेस का उसके मैग्नीट्यूड के और डायरेक्शन किसके परपेंडिकुलर होगा, प्लेन ऑफ द सरफेस, यानी सरफेस के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और ये अपवर्ड डायरेक्शन, जहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि ये यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में शो किया गया है, तो ये आपका एरिया वेक्टर है। नेक्स्ट स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है गॉस थ्योरम, जो कि बोर्ड पेपर में ज़रूर आता है इसका क्वेश्चन। तो गॉस थ्योरम क्या होता है कि इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन एनी क्लोज सरफेस एस, सपोज करिए कि एक बाउंड्री है, स्फेरिकल बाउंड्री है, तो कोई भी क्लोज सरफेस होता है उसके इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज क्यू इनक्लोज बाय द सरफेस। देखिए किसी सरफेस के अंदर कोई चार्ज अगर इनक्लोज होता है, जैसे प्लस क्यू चार्ज है, तो जो भी टोटल फ्लक्स बनेगा इसके अंदर वो होगा सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, दैट इज q/ε0। तो ये होता है गॉस थ्योरम। अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे गॉस थ्योरम को, तो ये प्रूफ कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको एक अभी इस डायग्राम को थोड़ा सा दोबारा दिखाते हैं आपको। ये है, यहाँ पे देखिए कि एक स्फेरिकल पार्ट दिखाया गया है जिसका जो रेडियस होता है वो r है। ये एक स्फेरिकल बॉडी है, यहाँ पे एक हमने गॉसियन सरफेस लिया है छोटा सा, जिसको हम ds सरफेस मानते हैं। यहाँ पे इस गॉसियन सरफेस पे हम एक पर्टिकुलर पॉइंट देते हैं P, जहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमें लेना है। तो यहाँ पे देखिए चार्ज जो है इस सरफेस के अंदर है, यहाँ पे देखिए प्लस चार्ज, यहाँ भी प्लस चार्ज, और आपने P पे भी पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर तरफ जाएगी। तो ये जो चार्ज होता है इसके अकॉर्डिंग जो फ्लक्स बनेगा तो वो इस फॉर्मूले से हम इसको दिखाएंगे। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस चार्ज एट एवरी पॉइंट। देखिए प्लस चार्ज यहाँ पे, तो P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल टू 1/4πε0 r स्क्वायर q/r² r कैप। r कैप एक यूनिट वेक्टर होता है जो कि डायरेक्शन बताता है रेडियस वेक्टर की, और ये डायरेक्शन E की भी इसी तरफ होती है। यहाँ पे देखिए गॉसियन सरफेस आपको दिखाया गया पूरा,
जहाँ पे आर कैप क्या है कि इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग आर, यानी कि रेडियस के बढ़ते हुए क्रम में जो डायरेक्शन दिखाता है वही है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एरिया एलिमेंट डी एस। अब एरिया एलिमेंट क्या है आपका, डी एस है। यहाँ पे आपको छोटा पास सा पार्ट दिख रहा होगा, ये डी एस एरिया एलिमेंट है। तो डी फाई इसका स्मॉल फ्लक्स होगा, दैट इज़ ई डॉट डी एस। तो ये तो एक स्मॉल फ्लक्स है। अब हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि आपको जो स्मॉल फ्लक्स बना पहले उसकी वैल्यू लिख लेते हैं, ई डॉट डी एस। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ई की वैल्यू हमने पुट कर दी 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी एस। अब देखिए डी एस वैक्टर को हम अगर डी एस एन कैप लिखेंगे तो इस तरह लिख सकते हैं, और आर कैप डॉट एन कैप, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है तो एक यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 1। तो हमें जो फ्लक्स मिलेगा वो क्या होगा 1/4πε0 आर स्क्वायर डी एस। ये इक्वेशन नंबर 2 है। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, टोटल फ्लक्स आपको निकालना है कितना है। तो टोटल फ्लक्स ओवर द एंटायर गॉसियन सरफेस, जितना भी आपका गॉसियन सरफेस का टोटल फ्लक्स क्या होगा फाई इक्वल टू इंटीग्रेट कर देंगे डी फाई को, यानी कि जो आपका स्मॉल फ्लक्स बनेगा उसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर डी एस हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे देखिए 1/4πε0 आर क्यू बाई आर स्क्वायर, ये कांस्टेंट टर्म है, सबको बाहर कर दो। इंटीग्रेशन क्या होगा डी एस, यानी कि सारे सरफेस को आप इंटीग्रेशन करेंगे तो स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr² होगा। तो 4πr² थे 4πr² कैंसिल होगा, तो फ्लक्स बनेगा आपका Q/ε0। ये गॉस थ्योरम का प्रूफ होता है। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट है डिडक्शन ऑफ कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। कूलॉम्स लॉ को डिडक्शन करना है गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग। डायग्राम बिल्कुल सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि आप अभी पी पॉइंट पर जो आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज मानते हैं, अब यहाँ पे Q0 चार्ज मानेंगे, टेस्ट चार्ज। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम अभी आपने पढ़ा है कि सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस क्या होगा Q/ε0। यहाँ पे देखिए ई और डी एस के बीच का एंगल क्या है 0 डिग्री है, तो ई डी एस कॉस 0 हो जाएगा Q/ε0। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो सिंस इज कांस्टेंट फॉर ऑल पॉइंट ऑफ गॉसियन सरफेस, इसको आप बाहर कर देंगे ई को। इंटीग्रेशन डी एस Q/ε0, डी एस को इंटीग्रेट करेंगे तो 4πr² हो जाएगा। अब ई की जो वैल्यू आती है वो Q/4πr²ε0। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा चार्ज Q0, दैट इज F = Q0 × E। तो फोर्स की जो वैल्यू होगी Q0 4πε0 r²। तो ये आपका कूलॉम्स लॉ बन जाता है। दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है वो ये है। तो हमने गॉस थ्योरम से कूलॉम्स लॉ को प्रूव करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका एग्जाम में ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा, या तो न्यूमेरिकल्स मिलेगा या फिर ये एप्लीकेशन ज़रूर मिलेगा। एप्लीकेशन में सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। यहाँ पे आप देखो एक लॉन्ग वायर दिखता है, तो पहले इसका हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि लॉन्ग वायर अगर कोई है तो किसी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है तो हम क्या करते हैं, इसके दो स्मॉल एलिमेंट लेते हैं ए और बी। सपोज करिए पी से दोनों की डिस्टेंस सेम है, तो इसके थ्रू यहाँ पे आपको क्या मानना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इस चार्ज से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 को फील करता है, जबकि इस ए पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 को फील करता है। तो अब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दो वेक्टर काम करते हैं, तो रिजल्टेंट क्या होता है, वेक्टर पैरेललोग्राम मेथड से हम निकालते हैं। तो जो रिजल्टेंट आपको यहाँ पे मिलेगा वेक्टर पैरेललोग्राम मेथड से, उसकी डायरेक्शन बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा उस लेंथ से, यानी कि जो चार्ज वायर की लेंथ है उससे परपेंडिकुलर। तो ये कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना है क्योंकि हमें इसका ही यूज़ करना है आगे। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि एक
इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर आपको यहाँ पे दिख रहा है जहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अब क्योंकि कूलॉम्स लॉ गॉस थ्योरम में ये होता है कि चार्ज जो होता है वो इनक्लोज होना चाहिए, किसी सरफेस के अंदर बंद हो। तो हम इस लीनियर वायर को एक सिलेंडर के अंदर बंद कर देंगे इमेजिन करके। अब इस सिलेंडर के तीन सरफेस है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो फर्स्ट सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कि चार्ज की लाइन से 90 डिग्री पे होती है। तो फर्स्ट सरफेस जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, फर्स्ट सरफेस, इसके थ्रू ये 90 डिग्री पे हो जाएगा। सेकेंड सरफेस का भी सेम होगा, ds वेक्टर नीचे की तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। बट जो थर्ड सरफेस है वो कर्व सरफेस एरिया है, इसके थ्रू अगर हम कोई सरफेस कंसीडर करते हैं, ds मान लीजिए, ds एरिया वेक्टर है, तो ds की ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यहाँ पे आपको दिख रहा है, सपोज करो कि इसकी टोटल लेंथ l है और इसका रेडियस r है। तो हमें क्या है कि टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट p, डिस्टेंस r फ्रॉम द लाइन टेकन द गॉसियन सरफेस इमेजिनरी सिलेंडर ऑफ लेंथ l, हमने सिलेंडर को लेंथ l मान लिया है। द चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इंटू लेंथ l, ये हमने यहाँ पे माना है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम अब क्या कहते हैं, गॉस थ्योरम क्या कहती है कि सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे गॉस थ्योरम को हमने अप्लाई कर दिया है। इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इक्वेशन में बी रिटेन एज टोटल सरफेस इंटीग्रेशन। देखिए तीन सरफेस है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो सरफेस फर्स्ट के लिए, सरफेस सेकेंड के लिए और सरफेस थर्ड के लिए ई डॉट डी एस सभी हमने अप्लाई करना है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट सरफेस और सेकेंड सरफेस का आपने पता है कि इनके बीच का एंगल 90 होता है, तो कॉस 90 0 होगा। तो बचता केवल थर्ड सरफेस है। थर्ड सरफेस में दोनों के बीच का एंगल होता है 0 डिग्री, दैट्स वाई वी हैव टू टेकन थर्ड सरफेस, दैट इज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इनके बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री, और चार्ज की वैल्यू लैम्डा इंटू एल हमने यहाँ पे पुट कर दी है। तो टोटल जो फ्लक्स बनेगा वो यहाँ पे इस तरह हो जाएगा, ई डॉट डी एस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमें फॉर्मूला निकालना है, तो इसको हम बाहर कर देंगे, सरफेस इंटीग्रेशन डी एस इक्वल टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 2 पाई आर एल। देखो सरफेस का क्या फॉर्मूला होगा, कर्व सरफेस एरिया का 2 पाई आर एच होता है, बट यहाँ पे लेंगे 2 पाई आर एल इक्वल टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 2 पाई आर एल। लैम्डा एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला का लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ पे जो हम देखने वाली बात है वो है कि ई डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। अगर इनके बीच में हम ग्राफ खींचते हैं तो हमें ये जो ग्राफ हम खींचेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और आर के बीच में, वो कुछ इस तरह आता है, जहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कम होगी जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी। तो आई होप कि ये आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। यहाँ पे देखिए प्लेन शीट दी गई है जो कि इनफाइनाइट चार्ज की है, इनफाइनाइट प्लेन शीट है, चार्ज है टोटल। इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा मानते हैं। अब इस प्लेट के बीच में जो चार्ज है इसको आपको क्लोज करना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे, उस चार्ज के लिए एक सिलेंडर इमेजिन करेंगे जैसे यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे देखिए सिलेंडर जैसे पीछे आपने पढ़ा 3 पार्ट्स हैं, 3 सरफेस है, यहाँ भी 3 सरफेस हैं, 2 बेस के और एक कर्व सरफेस। अब बेस के दोनों पार्ट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर जाती है, एरिया वेक्टर भी बाहर जाएगा इसके लिए और सेकेंड के लिए। बट थर्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन, एरिया वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इससे 90 डिग्री पे है। और इस सेकेंड का और फर्स्ट का जो डिस्टेंस प्लेट से वो आर है सपोज करिए। तो चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है,
सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई एरिया। तो यहाँ पे जो चार्ज इसके अंदर इंक्लोज है वो ये है। अब गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं स्टूडेंट। तो गॉस थ्योरम क्या होता है, फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सिग्मा एस बाई एप्सिलॉन नॉट। हमने इसमें सिग्मा एस को क्यू के प्लेस पे यहाँ से हटा दिया है। अब देखिए टोटल जो सरफेस इंटीग्रेशन है वो 3 पार्ट यहाँ भी है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फर्स्ट के लिए और फर्स्ट और सेकंड इनके बीच का एंगल 0 है, दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर। लेकिन जो थर्ड सरफेस है वो काउंटिंग में नहीं, क्योंकि थीटा यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब जो है ई डॉट डी एस प्लस ई डॉट डी एस सिग्मा एस बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इन दोनों के बीच का एंगल 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप बाहर कर देंगे, सरफेस इंटीग्रेशन को दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों इंटीग्रेशन करेंगे तो एस हो जाएगा ई एस प्लस ई एस, डेट इज 2 सिग्मा एस बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे आप एस से एस कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमें लास्ट में फॉर्मूला क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस केस में हम देखते हैं स्टूडेंट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। आई होप कि ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और आर के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन को शो करता है, क्योंकि ये इस आर से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक बार हम फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें कहीं आर नहीं है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये बिल्कुल इससे इंडिपेंडेंट है, तो ये स्ट्रेट लाइन को शो करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 2 पैरेलल इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। यहाँ पे देखिए 2 पैरेलल प्लेन शीट ऑफ चार्ज है। यहाँ पे 2 प्लेन शीट है ए और बी। ए की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा 1 है, बी की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा 2 है। अब इसमें 3 रीजन हमें लेने हैं, रीजन फर्स्ट, रीजन सेकंड, रीजन थर्ड। सपोज करो कि सिग्मा 1 की वैल्यू सिग्मा 2 से ज़्यादा है। अब फर्स्ट रीजन में अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं, सपोज करो यहाँ पे थोड़ा डायरेक्शन के लिए प्लस एक्स और माइनस एक्स लेते हैं, माइनस एक्स अपोजिट डायरेक्शन में, प्लस एक्स ये पॉजिटिव डायरेक्शन शो करेगा। देखिए रीजन 1 में अगर कोई पॉइंट लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों के लिए E1 ए प्लेट के लिए है और E2 बी प्लेट के लिए, दोनों की डायरेक्शन सेम है। सिमिलर बिल्कुल यहाँ पे देखिए फर्स्ट रीजन थर्ड में भी वही कंडीशन रहेगी जो रीजन फर्स्ट में है। बट रीजन सेकेंड में अगर हम कोई पॉइंट पी लेते हैं तो क्योंकि ये पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ मानते हैं तो ये हमेशा रिपेल होगा ए प्लेट से, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर होगी। ऐसे ही सेम यहाँ पे E2 की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये बाहर तरफ जाएगी। तो इस लाइन पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, अब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, अभी आपने एक फॉर्मूला पीछे जस्ट पढ़ा है कि इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अगर हम रीजन फर्स्ट में चलते हैं पहले, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द शीट ए एंड बी आर गिवन बाई, फर्स्ट रीजन में देखिए E1 का फॉर्मूला क्या होगा। अगर हम प्लेट ए की बात करें, E1 जो है यहाँ पे सिग्मा 1 आई कैप 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 जो होगा सिग्मा 2 आई कैप 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो रीजन फर्स्ट में चल के देखते हैं। रीजन फर्स्ट में देखिए दोनों की डायरेक्शन सेम है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, दोनों को हम ऐड कर देंगे विद माइनस साइन। यहाँ पे देखिए दोनों की डायरेक्शन नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी दोनों पे नेगेटिव ही शो करेगा। तो E1 की वैल्यू क्या होगी, ई फर्स्ट की, सॉरी नॉट E1, ई फर्स्ट मतलब फर्स्ट रीजन में सिग्मा 1 आई कैप 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 आई कैप 2 एप्सिलॉन, दोनों में 1/2 एप्सिलॉन नॉट विद माइनस साइन कॉमन है, तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये आपका इक्वेशन 1 होगा। इसके बाद स्टूडेंट
रीजन 2 में चलते हैं। यहाँ पे रीजन 2 में क्या होता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, दोनों की डायरेक्शन अलग है। E1 पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, E2 नेगेटिव डायरेक्शन में। तो E1 के लिए पॉजिटिव आएगा, E2 के लिए नेगेटिव आ जाएगा। तो दोनों की जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा 1 आई कैप 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 आई कैप 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों में 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 आई कैप। दिस इज द वैल्यू ऑफ रीजन सेकेंड। उसके बाद रीजन थर्ड में चल के देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों डायरेक्शन पॉजिटिव है, दैट्स वाई दिल बी एडेड विथ पॉजिटिव साइन। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, E1 प्लस E2। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे भी 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आई कैप। अब कुछ स्पेशल केस होता है स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशल केस है कि अगर मान लीजिए सिग्मा 1 को प्लस सिग्मा और सिग्मा 2 को माइनस सिग्मा हम लेते हैं। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है E1 की जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और आर के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन को शो करता है, क्योंकि ये इस आर से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक बार हम फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें कहीं आर नहीं है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये बिल्कुल इससे इंडिपेंडेंट है, तो ये स्ट्रेट लाइन को शो करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 2 पैरेलल इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। यहाँ पे देखिए 2 पैरेलल प्लेन शीट ऑफ चार्ज है। यहाँ पे 2 प्लेन शीट है A और B। A की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा 1 है, B की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा 2 है। अब इसमें 3 रीजन हमें लेने हैं, रीजन फर्स्ट, रीजन सेकंड, रीजन थर्ड। सपोज करो कि सिग्मा 1 की वैल्यू सिग्मा 2 से ज़्यादा है। अब फर्स्ट रीजन में अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं, सपोज करो यहाँ पे थोड़ा डायरेक्शन के लिए प्लस x और माइनस x लेते हैं। माइनस x अपोजिट डायरेक्शन में, प्लस x ये पॉजिटिव डायरेक्शन शो करेगा। देखिए रीजन 1 में अगर कोई पॉइंट लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों के लिए E1 A प्लेट के लिए और E2 B प्लेट के लिए, दोनों की डायरेक्शन सेम है। सिमिलर बिल्कुल यहाँ पे देखिए फर्स्ट रीजन थर्ड में भी वही कंडीशन है कि जो रीजन फर्स्ट में है। बट रीजन सेकेंड में अगर हम कोई पॉइंट P लेते हैं तो क्योंकि ये पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ मानते हैं तो ये हमेशा रिपेल होगा A प्लेट से, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर होगी। ऐसे ही सेम यहाँ पे E2 की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये बाहर तरफ जाएगी। तो इस लाइन पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, अब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, अभी आपने एक फॉर्मूला पीछे जस्ट पढ़ा है कि इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अगर हम रीजन फर्स्ट में चलते हैं पहले, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द शीट A एंड B आर गिवन बाई, फर्स्ट रीजन में देखिए E1 का फॉर्मूला क्या होगा। अगर हम प्लेट A की बात करें, E1 जो है यहाँ पे सिग्मा 1 आई कैप 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 जो होगा सिग्मा 2 आई कैप 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो रीजन फर्स्ट में चल के देखते हैं। रीजन फर्स्ट में देखिए दोनों की डायरेक्शन सेम है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, दोनों को हम ऐड कर देंगे विद माइनस साइन। यहाँ पे देखिए दोनों की डायरेक्शन नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी दोनों पे नेगेटिव ही शो करेगा। तो E1 की वैल्यू क्या होगी, ई फर्स्ट की, सॉरी नॉट E1, ई फर्स्ट मतलब फर्स्ट रीजन में सिग्मा 1 आई कैप 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 आई कैप 2 एप्सिलॉन, दोनों में 1/2 एप्सिलॉन नॉट विद माइनस साइन कॉमन है, तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये आपका इक्वेशन 1 होगा। इसके बाद स्टूडेंट रीजन 2 में चलते हैं। यहाँ पे रीजन 2 में क्या होता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, दोनों की डायरेक्शन अलग है। E1 पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, E2 नेगेटिव डायरेक्शन में। तो E1 के लिए पॉजिटिव आएगा, E2 के लिए नेगेटिव आ जाएगा। तो दोनों की जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा 1 आई कैप 2 एप्सिलॉन नॉट
माइनस सिग्मा टू आई कैप टू एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों में 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 आई कैप। दिस इज द वैल्यू ऑफ रीजन सेकेंड। उसके बाद रीजन थर्ड में चल के देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए दोनों डायरेक्शन पॉजिटिव है, दैट्स वाई दिल बी एडेड विथ पॉजिटिव साइन। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, E1 प्लस E2। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे भी 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आई कैप। अब कुछ स्पेशल केस होता है स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशल केस है कि अगर मान लीजिए सिग्मा 1 को प्लस सिग्मा और सिग्मा 2 को माइनस सिग्मा हम लेते हैं, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है E1 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे E1 की वैल्यू क्या होगी, -1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 आई कैप, दैट इज़ 0। ये दोनों कैंसिल होंगे रीजन फर्स्ट में। रीजन सेकेंड में भी -1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 हो जाएगा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे 2 सिग्मा 1, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो रीजन सेकेंड में क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और रीजन थर्ड में सेम यहाँ पे हो जाएगा, रीजन थर्ड में भी 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 आई कैप, दैट इज़ 0। तो आप देख रहे हैं कि रीजन थर्ड में और इसमें फर्स्ट में 0 है, लेकिन सेकेंड में इसकी वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। यहाँ पे आपको देखिए एक थिन सेल दिख रहा है जिस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब एक गॉसियन, अब देखिए इसमें क्या होता है कि गॉसियन सरफेस हम लेते हैं इस तरह से। पहला जिससे इसमें भी 3 केस होंगे। देखिए केस फर्स्ट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट आउटसाइड द सेल। पहले हम सेल के, ये आपको एक सेल ब्लू कलर में दिख रहा है, इसके बाहर एक पॉइंट लेते हैं P। इस पॉइंट P पर हम एक स्मॉल एरिया लेते हैं DS, और वहाँ से गॉसियन सरफेस एक ड्रॉ कर लेते हैं चारों तरफ, जिस एक R रेडियस का एक स्फीयर मान करके। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे DS वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो हमेशा इसके यूनिट वेक्टर n का है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। P पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम मानते हैं, इसकी भी डायरेक्शन बाहर तरफ होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द सेल पहले क्या होता है, लेट P लाई आउटसाइड द सेल, मतलब कि R की वैल्यू स्मॉल r की कैपिटल R से ज़्यादा होगी। इस केस में देखिए ये कैपिटल R है यहाँ से आता है, और ये स्मॉल r इसकी रेडियस है। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है, गॉस थ्योरम कहती है कि फ्लक्स जो होता है टोटल E डॉट DS Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। Q इसको रिप्लेस कर देंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू सरफेस एरिया। तो चार्ज Q डैश क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, चार्ज अपॉन में वॉल्यूम डिवाइडेड बाई इसका जो वॉल्यूम होगा 4 पाई R3। जो नया स्फीयर आपको यहाँ पे R रेडियस का मिल रहा है, तो हमें नया चार्ज भी यहाँ पे ये मिलेगा। इसको सॉल्व करने पे जो चार्ज की वैल्यू आती है वो क्या होगी, Q बाई R3 मल्टीप्लाई बाई R3। अगर आप पीछे देखेंगे तो ये सॉल्व करने पे ये मिलेगा आपको। अब गॉस थ्योरम क्या कहता है कि सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट DS इक्वल टू Q डैश बाई एप्सिलॉन। अब Q नहीं लिखेंगे, आप Q डैश लिखेंगे क्योंकि ये चार्ज यहाँ पे इनक्लोज है। तो सरफेस इंटीग्रेशन, अब Q डैश की वैल्यू ये यहाँ पे जो है वो पुट कर दीजिए, Q R3 बाई कैपिटल R की एप्सिलॉन नॉट। E को आप बाहर कर देंगे, सरफेस इंटीग्रेशन DS Q R3 बाई एप्सिलॉन नॉट R3। अब इसकी वैल्यू क्या है, 4 पाई R²। सरफेस एरिया यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 पाई R²। तो सॉल्व करने पे हमें लास्ट का फॉर्मूला मिलेगा Q R अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3। इससे हमें क्या पता चलता है कि E की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। यहाँ पे देखिए सारी वैल्यू कांस्टेंट है, तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। उसके बाद स्टूडेंट
यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर क्या होगा, ज़ीरो, एज आर इक्वल टू जीरो। जब सेंटर पे चल जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज ई विद डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ओ। यहाँ पे देखिए डायग्राम आपको दिख रहा है। तो ई का वेरिएशन आर के साथ कैसे होगा, देखिए ई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा यहाँ पे, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये स्ट्रेट लाइन आता है जब आर की वैल्यू इस कैपिटल आर से कम है। जब आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो जाती है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, और आर की वैल्यू अगर आर से ज़्यादा होती है तो ये कर्व ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है फिर। तो ये कुछ इस तरह से आपको एक कर्व मिलेगा सॉलिड स्फीयर के लिए। यहाँ पे देखिए डायग्राम को दोबारा समझ सकते हैं आप इस तरह से। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मैक्सिमम वैल्यू। तो इस तरह से ये डायग्राम आपको शो किया गया है। अब ये आपका पार्ट 2 ये एंड हो जाता है। आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ नीट और जेईई के क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।